आप सभी का स्वागत है बीपीएससी टीआरई प्रीवियस पेपर सीरीज में। इस सीरीज में आज हम लोग देखेंगे कि बिहार में बीपीएससी आयोग के द्वारा आयोजित बिहार में जो शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम चल रही है, तो उसमें जो कॉमन पेपर होता है जीएस का 40 नंबर का, तो ये जो 40 नंबर होता है वह कहाँ से पूछा जाता है और उन सभी को हम लोग प्रूफ के साथ यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि ये जो क्वेश्चन है कहाँ से पूछ रहा है। एनसीईआरटी से पूछ रहा है या एससीईआरटी से पूछ रहा है या कोई अदर बुक से पूछ रहा है, और वह अदर बुक से पूछ रहा है तो कौन सा बुक पढ़े ताकि आपका यहाँ पे 40 का 40 नंबर आप यहाँ पे ला सके। क्योंकि आप देख लीजिएगा ये जो जीएस का जो 40 नंबर होता है ये कॉमन पेपर होता है, चाहे आप 6 to 8 दे रहे हैं या आप 9 10 दे रहे हैं या आप 11 12 दे रहे हैं। और इन सब में अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे हिंदी है, उर्दू है, फारसी है, बंगला है, इंग्लिश है, मैथ है, आपका चाहे वो एसएसटी है, कुछ भी है, तो यहाँ पे इसमें 40 नंबर कॉमन होता है और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिएगा किसी किसी का कोई भी जो सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी है या इंग्लिश है या एसएसटी है, तो उसमें उनका जो है बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट रहता है, बहुत अच्छा स्कोरिंग उसमें उठाते भी है। लेकिन ये जो 40 नंबर है इसमें कम नंबर आने से उनका जो है स्कोर बहुत कम चला जाता है और रिजल्ट इसी की वजह से रुकता है। देखिएगा बहुत किसी का अपने 80 नंबर के सब्जेक्ट में जो है आपका 60 नंबर तक या आपको 65 नंबर तक आ जा रहा होगा, लेकिन यहाँ पे इस 40 नंबर में 10 और 15 के बीच में ही आप रह गए होंगे और यही चीज़ जो है आपको रिजल्ट में स्कोर आपको कम कर रहा है। तो अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं कि ये 40 के 40 जो क्वेश्चन है कहाँ से पूछ रहा है बीपीएससी, और ये देखने के बाद आपको हम गारंटी देते हैं कि यहाँ पे आपका स्कोर जो है बहुत ज़्यादा आपका बढ़ने का चांस रहेगा अगर आप ये कर लेते हैं तो। क्योंकि यहाँ पे हम जो भी बात करेंगे आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया। यहाँ पे आपको कोई हवाई बातें नहीं होगी कि हाँ आप ये बुक पढ़ लीजिए वो बुक पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे प्रूफ भी देना है कि हाँ आपको यहाँ से पूछा जा रहा है। ये नहीं कि हम बोल दिए कि हाँ यहाँ से पूछ रहा है, ये बुक पढ़ लीजिए वो बुक पढ़ लीजिए, वैसा कुछ नहीं होता है। आने के लिए बहुत कोई आगे बता देगा आपको कि हाँ यहाँ से पढ़िए ये पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पूरा आपको हम प्रूफ के साथ दिखाएंगे। जैसे आपका जो टीआरई 3 का जो पेपर हुआ था इस बार 6 to 8 का, तो उसका हम 40 क्वेश्चन यहाँ पे आपको लाए हैं और ये आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि हाँ ये 40 जो जीएस का पेपर है कहाँ से पूछा जा रहा है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप एक बार पैटर्न को भी समझ लीजिए कि सबसे पहले 120 नंबर का जो है पेपर होता है आपको 6 से लेकर अगर 12 तक दे रहे होंगे तो आपको मालूम होगा। इसमें 120 नंबर में जो होता है आपका 80 नंबर सब्जेक्ट से आता है और 40 नंबर जो रहता है वह जीएस पेपर से रहता है। तो इसी 40 की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। और ये जो 40 पेपर आपका होता है आप सबको मालूम होगा, ये जो 40 नंबर का पेपर होता है इसमें 8 मैथ पूछता है, 8 साइंस पूछता है, 8 मॉडर्न हिस्ट्री खास करके आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट से, उसके बाद ज्योग्राफी से 8 क्वेश्चन और करंट से 8 क्वेश्चन, यानी 5 सेक्शन से जो है आपका 8 क्वेश्चन पूछता है। ये आपका टोटल 40 क्वेश्चन, और यही जो 40 क्वेश्चन है आपका स्कोर बढ़ाता है। देख लीजिएगा सब्जेक्ट बहुत किसी का बहुत अच्छा रहता है, लेकिन इसी 40 में जो है कम नंबर आने से आपका स्कोर जो है देख रहे हैं को बहुत कम हो गया होगा। तो इसी 40 के बारे में हम बात करेंगे और प्रूफ के साथ। और प्रूफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं टीआरई 3 का जो पेपर हुआ था 6 to 8 का, ये आपको 19 जुलाई 2000 ये आपका 23 को हुआ था पेपर। तो इसकी हम बात करेंगे, सॉरी 2023 नहीं 2024 को ये पेपर जो हुआ था, तो उसमें 6 to 8 का जो 40 नंबर का जीएस पूछा था उसको यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर पेपर है आपके पास या बीपीएससी साइट पे डाउनलोड करके देख सकते हैं, यही आपका क्वेश्चन है और पूरा एक एक करके हम पूरा क्वेश्चन को यहाँ पे कवर करेंगे, बताएंगे कि यहाँ कहाँ से पूछ रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये जो क्वेश्चन पूछा गया था आपको सब मिक्स है। देख लीजिए यहाँ पे आपका हिस्ट्री कर दिया है, यहाँ पे भी हिस्ट्री है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये साइंस कर दिया है और यहाँ पे ज्योग्राफी कर दिया है। तो हम एक एक करके देखेंगे, पूरा हिस्ट्री एक जगह, पूरा आपको साइंस एक जगह, पूरा करंट एक जगह, उस प्रकार से पूरा मैथ एक जगह। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री को चलिए शुरू करते हैं। और हिस्ट्री में जो पहला ही सवाल था 31 नंबर, आपको हिस्ट्री से ही शुरू किया गया था 40 का जीएस नंबर। और इसमें पहला क्वेश्चन था कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वह सर विलियम जोन्स हो जाएगा। अब इसका प्रूफ की बात करते हैं। देखिए कक्षा 8 का जो आप पढ़िएगा, ये इतिहास की पाठ्यपुस्तक है, एनसीईआरटी का बुक है, तो इसी में देखिए एक लाइन यहाँ पे लिखा गया है इस क्वेश्चन का आंसर, जिसे देख लीजिए। जोन्स ने यानी विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया, और यही जो क्वेश्चन यहाँ पे आपको एग्जाम में पूछ लिया था। और इन्हीं के द्वारा एक और जो है एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का भी प्रकाशन किया गया था विलियम जोन्स के द्वारा, और यही क्वेश्चन पूछा गया था। जब पढ़िएगा 8 का एनसीईआरटी पेज नंबर 65, तो वहीं पर ये लाइन जो है यहाँ पर लिखा गया है। आपके पास बुक है तो यहाँ पर आप
देख लीजिएगा, और नहीं भी बुक है तो आप कोई भी एनसीईआरटी एप्लीकेशन बुक डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा और वहाँ से इसको प्रूफ देख लीजिएगा। यहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया तो आपको प्रूफ दिखा दिए। क्योंकि देखिए 8 नंबर का जो जीएस पेपर होता है इसमें जो हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो उसमें खास करके आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट और आपको बिहार से संबंधित और बाकी आपको 1857 की क्रांति ये खास करके पूछता है। लेकिन आपको हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पूरा अगर आपको पढ़ कर जाते हैं तो सही है। मॉडर्न हिस्ट्री आपको पूरा मिलेगा कहाँ पे, तो 8 क्लास का जो एनसीईआरटी एससीईआरटी बुक है वो पूरा का पूरा मॉडर्न पढ़ना है। साथ में आपको 10वां क्लास का भी एक चैप्टर है, साथ में 12th क्लास का भी एक चैप्टर है जिसमें मॉडर्न इतिहास के बारे में पढ़ना है। आपको हम लास्ट में बताएंगे, जैसे ये आपका वीडियो खत्म होगा तो आपको हम लास्ट में बताएंगे कि हाँ आपका हिस्ट्री के लिए क्या क्या बुक पढ़ना है, ज्योग्राफी के लिए कौन कौन सा बुक पढ़ना है, करंट के लिए कौन पढ़ना है, मैथ के लिए कौन पढ़ना है। आपको पूरा लिस्ट इसमें नीचे हम बताएंगे कि हाँ यही बुक आपको पढ़ना है और यहाँ आपको यहीं से क्वेश्चन पूछ रहा है। क्योंकि यहाँ पे पहले हम प्रूफ दिखा देते हैं ताकि आपको नहीं हो कि हाँ हम ऐसा कुछ भी बोल दे रहे हैं और आप मान लीजिएगा। आपको हम प्रूफ दिखाएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा था हिस्ट्री का 34 नंबर है, वहाँ पे 31 के बाद आपका हिस्ट्री का अगला क्वेश्चन आपका 34 का था। 32 नंबर दूसरा क्वेश्चन है, हम लोग आके देखेंगे। देखिए 34 नंबर पूछा था कि सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो यहाँ पे देखिए आपको 1938 में भी बने थे, 1939 से दोनों में बने थे। तो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। आपको हम आईएनएम एंड बिहार जब क्लास कराए थे आपको 7 घंटा वाला, वो आप अगर देखे होंगे और देख के गए होंगे तो आप पक्का आप इसका डी मार के आए होंगे और आपका सही हो गया होगा। जैसे बताए थे कि आपको 1938 में हरिपुरा अधिवेशन, अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस, और फिर 1939 में त्रिपुरी जो अधिवेशन हुआ था इसमें जो आपका सबसे पहला बार अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ था तो उसमें सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। हालांकि बाद में ये रिजाइन दे दिए, क्योंकि ये पहले बने तो थे, बनने के बाद ही रिजाइन दिया था। कोई भी देखिए पद पहले धारण करेगा तभी तो रिजाइन देगा। तो ये आपको बने थे इसमें सुभाष चंद्र बोस, और इन्होंने हराया था पटाभी सीतारामैया को। और ये पटाभी सीतारामैया जो थे गांधी जी के प्रत्याशी थे, गांधी जी के द्वारा इनको खड़ा कराया गया था, लेकिन ये हार गए थे और सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। लेकिन यहाँ पे इस गुट में जो है गांधी जी को हार को मानते हुए बहुत लोग जो है इसमें छोड़ने लगे थे, और तो इसलिए सुभाष चंद्र बोस खुद उस पद से हट गए थे और बाद में यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद को जो है इसमें अध्यक्ष बनाया गया था। ये सब आपको हम बता चुके हैं आईएनएम के क्लास में, और आपका इसको पीडीएफ भी आपको बहुत कोई ले चुके हैं। तो यहाँ पे ये तो आप पढ़ लिए, मान लीजिए ये आप मान लीजिए छोड़िए इसको, आप किताब नहीं है क्योंकि ये हम मेरे द्वारा बनाया गया नोट्स है तो इसको छोड़ दीजिए। लेकिन मान लीजिए आपके पास अगर बुक है, और बुक हम उसी की बात करेंगे जो सबके पास है। यहाँ पे हम बात करेंगे लुसेंट का। देखिए लुसेंट जो है आप सबके पास होगा, और इसी लुसेंट में जब आप पढ़िएगा यहाँ पे तो देखिए आपका जब कांग्रेस अधिवेशन वहाँ पे पढ़िएगा तो 1938 और 1939 का देखिए अधिवेशन दिया गया है। दोनों का अध्यक्ष है सुभाष चंद्र बोस, और यही पूछा गया था 1938 और 39 में। और ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका डी इसका सही आंसर होगा। जिन्होंने लगाया है डी वो का उसका यहाँ पे सही माना जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लिए ये जो क्वेश्चन है आपको एनसीईआरटी में एससीईआरटी में आपको ये नहीं मिलेगा। ये मिल जाएगा कि हाँ अध्यक्ष बने थे, लेकिन ये दोनों डेट आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग ऐसा बुक उठाए हैं जो सबके पास है। ये नहीं कि हम कोई, तो आपको दूसरा बुक में मिल जाएगा, लेकिन हम उस बुक की बात करें जो सबके पास अवेलेबल है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख लिए ये लुसेंट से ये क्वेश्चन आप अगर पढ़े होते तो आप बना लेते। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है 41 नंबर आपका हिस्ट्री से है कि केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंका। तो यहाँ पे देखिए ये जो फेंका गया था आपको बटुकेश्वर दत्त के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। लेकिन प्रूफ की बात करें तो अगर 10th क्लास का एनसीईआरटी पढ़िएगा पेज नंबर 65, उसमें चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। ये जो चैप्टर है वहाँ पर एक बॉक्स बनाया गया है, बॉक्स संख्या 1। तो इसको जब आप पढ़िएगा तो वहाँ भी ये लिखा गया है। उसके अलावा जब आप 8 क्लास का एनसीईआरटी पढ़िएगा पेज नंबर 102 तो यहाँ पे भी ये चीज़ लिखा गया है कि आपको यहाँ पे लोकसभा में यानी आपको केंद्रीय विधानसभा में जो है बम फेंका गया था जो हानि रहित था। तो यहाँ पे आप इसमें देख लीजिए, जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए कि 1928 में दिल्ली में के स्थित फिरोज शाह कोटला मैदान में एक बैठक हुआ था जो आपको HSRA की वहाँ पे स्थापना की गई 28 में किसके द्वारा, तो आपको ये भगत सिंह के द्वारा। उसमें भगत सिंह जतिन दास भी थे। उसके अलावा नीचे जब आइएगा तो यहाँ पढ़िएगा 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। उसी साल उसी ट्रेन को उड़ाने का प्रयास किया गया जिसमें लॉर्ड इरविन यात्रा कर रहे थे, जिसमें भगत सिंह पर मुकदमा चला और उन्हें फांसी दे दी गई, और ये केवल उस समय 23 साल के थे। तो यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं कि भगत सिंह जो है और बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर 1929 में जो है आपको लेजिस्लेटिव असेंबली पे बम फेंका था,
और यही आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे, तो ऑप्शन में यहाँ पे केवल बटुकेश्वर दत्त था, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाता। और मान लीजिए इसी ऑप्शन में अगर आता भगत सिंह तो आपको ऑप्शन नंबर डी वहाँ पे होता, लेकिन बटुकेश्वर दत्त है तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। और ये एनसीईआरटी से सवाल है, 10th क्लास का एक चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, जो आपको मॉडर्न हिस्ट्री से यह संबंधित है, तो इसको भी आपको पढ़ के जाना है 40 नंबर जीएस के लिए। और 8th क्लास का हिस्ट्री जो है वो तो पूरा खैर आपको मॉडर्न ही है, उसको तो पढ़ना ही है, जैसे आप सवाल भी आपको बता चुके हैं। अब देखिए आगे अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था हिस्ट्री का एक और, कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधानसभा के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे। तो ये देखिए बिहार से पूछा हुआ है, तो आपको कोई भी जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये जो क्वेश्चन मिलेगा आपको बिहार के ही कोई बुक है, बिहार स्पेशल अगर आपके पास है, चाहे जैसे आपका कोई अच्छा बुक है आपको बिहार स्पेशल का, बिहार हिस्ट्री का, तो उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और इसका जो आंसर है राजीव रंजन सिन्हा आपका इसका आंसर हो जाएगा, यानी 47 का जो है बी आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमको नहीं मिला है, आपको मेरे पास एक दो बुक भी था, जैसे केबीसी नैनो का था और एडुटेरिया का भी बुक था आपको बिहार का, जो इसको, लेकिन उसमें हमको आंसर ये नहीं मिला है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है आपको एक दो देखने को मिलता है, जो नहीं मिलता है जल्दी, लेकिन आपके पास अगर मान लीजिए कोई अच्छा बुक है तो उसमें शायद दिया होगा, तो इसको आप इसको देख लीजिएगा। अब हम आगे देखेंगे इसका कि अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि बिहार दिवस मनाया जाता है। तो बिहार दिवस देखिए ये बिहार वाला किताब में आपको ज़्यादा मिलेगा, आपको एनसीईआरटी में ये देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका अगर हम बात करें, ये जो क्वेश्चन है आपको बहुत रिपीटेड है। अगर आप जैसे एक बुक आता है आपको घटना चक्र का पूर्वावलोकन, जो आपको बीपीएससी का जो मेन पेपर होता है आपको सिविल सेवा का, उसमें तो 69वीं तक हो चुका है, और वो आपका जो है बुक ले लेना है। आपको 69वीं जो बीपीएससी तक उसमें 16 पेपर है उसमें दे दिया है, बीपीएससी पूर्वावलोकन करके बुक आता है, ये आपको ले लेना है। और इसमें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है यह, क्योंकि ये जो बुक है आपको बीपीएससी आयोग के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे टीचर का हो, चाहे बीपीएससी जितना भी एग्जाम लेता है, चाहे सिविल सेवा का हो, चाहे जो भी एग्जाम लेता है बीपीएससी, तो उसमें ये क्वेश्चन सब पूछा रहता है। जैसे देख लीजिए एक क्वेश्चन पूछा था 64 नंबर कि बिहार जो है कब भारत है एक स्वतंत्र हुआ था, तो 1912 में हुआ था। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि 22 मार्च 1912 को जारी उद्घोषणा के अनुसार बंगाल से अलग कर बिहार एवं उड़ीसा नए राज्य का गठन किया गया, और 1 अप्रैल 1912 से यह प्रभावी हो गया था, और 1 अप्रैल 1936 को जो है बिहार से उड़ीसा भी अलग हो चुका था। तो इसमें लिखा गया है पूरा एकदम, देखिए बंगाल से अलग हुआ था 1912 में। तो यहाँ पे देख लीजिए कि आपको बंगाल से ऑप्शन नंबर बी है कि 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में। और ये क्वेश्चन आपका रिपीट है, और एक बार रिपीट नहीं है, ये आपको बीपीएससी के द्वारा लगभग 10 बार से ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछ चुका हुआ है। तो जो भी आपको बीपीएससी का प्रीवियस सेट अगर लगाए होंगे तो वहाँ से क्वेश्चन को आराम से बना लेते, और यह क्वेश्चन पूरा रिपीटेड है। आपको अगर देखिएगा कहिएगा कि हाँ वहाँ पे आपको डिस्कशन में था, तो वैसा नहीं है, आपको क्वेश्चन पूरा रिपीटेड है। देख लीजिए कि बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, आपको यहीं पे ऑप्शन भी दिया गया था कि 1912 में जो है बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद करने में बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च। यही क्वेश्चन पूरा हूबहू यहाँ पे देख लीजिए ये रिपीट किया गया है। तो जो आपका ये क्वेश्चन है यही बीपीएससी जो आपका देख लीजिए 63वीं बीपीएससी या प्री में 2017 में यह पूछा गया था, और फिर आपको टीचर में भी पूछ दिया। उसके अलावा आपको यहाँ पे आप ऊपर देखे हैं एक बार और बार, यहाँ पे देखिए 2018 में भी पूछा हुआ है 64वीं बीपीएससी में। उसके बाद देखिए एक और बार यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका 2018 में 64वें बीपीएससी में ये पूछ चुका हुआ है। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत रिपीट हुआ है। जैसे यहाँ भी आप देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 57 नंबर 1997-98 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये देखिए 2023 का जो बीपीएससी 69वीं हुआ था तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है। अगर जो भी आप वहाँ पे लगाए होंगे बीपीएससी का पूर्वावलोकन तो वहाँ पे बना लिए होंगे। अब उसके अलावा आप जब पढ़िएगा यहाँ पे पॉलिटी जब पढ़िएगा आपको 7वां का, तो उसमें ये भी लिखा गया है कि 22 मार्च 1912 को जो है बिहार राज्य की स्थापना हुई थी। इसी दिन को जो है आपको 22 मार्च के अवसर पे बिहार दिवस मनाया जाता है। तो अगर आप एससीईआरटी अगर बुक पढ़ते 7th का तो उसमें भी ये मिल जाता है। एक बिहार राज्य का एक अलग स्पेशल उसमें पढ़ना ही है। तो ये एससीईआरटी में भी है और साथ में आपको बीपीएससी द्वारा पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। उसके अलावा आपको जो हम पढ़ाए थे INM इंडियन नेशनल मूवमेंट और बिहार, तो उसमें भी आपको बताए थे कि 22 मार्च 1912 को बिहार जो है बंगाल से ही यहाँ पे अलग हुआ था उड़ीसा के सहित, और उसी में जो है आपको 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। तो अगर वहाँ भी पढ़े होंगे तो भी आप बना लेते इसको। तो इसको आप देख लिए
अब देखिए अगला क्वेश्चन है 55 नंबर। 55 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था। तो ये आपको एनसीईआरटी में जो है ये सवाल आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये सवाल जो है आपको, इसका आंसर होगा 1934। तो ये सवाल आपको मिलेगा लुसेंट में। आपको लुसेंट से ही ऊपर बताए थे सुभाष चंद्र बोस वाला, और यहाँ पे आपको कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी। जब पढ़िएगा लुसेंट का आपका बुक तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि मई 1934 में जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। तो यहाँ पे आप हिस्ट्री में देख रहे हैं कि आपको एनसीईआरटी से हम प्रूफ दे रहे हैं या आपको एक अदर बुक से। अदर बुक में कौन है, तो आपको लुसेंट है जो सबके पास है, और आपको इसमें आसानी से आपको उपलब्ध भी हो जाएगा कहीं भी, और आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए आपको हम प्रूफ ऐसा बुक दिखा रहे हैं ताकि आप आराम से पढ़ लीजिए। ये नहीं कि हाँ आप कोई भी बुक पढ़ लीजिए, बुक कहने के लिए कोई बुक हम बता दें और जल्दी वो मिले ही नहीं, चाहे मिले भी तो आपको पैसा दोबारा खर्च करना पड़े। ये जो बुक है लुसेंट सबके पास होता है, तो आप नहीं भी है तो समझ लीजिए मतलब ये जैसे सबके पास होता ही है। उसके बाद देखिए 1939 में महात्मा गांधी के द्वारा देखिए पटाभी सीतारामैया को हटाकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो ये भी आपको यहीं पे लिखा गया था 1939 वाला और 1938 वाला, ये दोनों अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस, और आप देख लिए यहीं पे था, आपको दोनों ये क्वेश्चन यहीं पे मिल गया है। उसके अलावा आपको देखिए यहाँ से देखिए ये जो क्वेश्चन है आपको हमको नहीं मिला है कहीं भी कि भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय में अपनी यात्रा किसके साथ जो है ये शुरू किया था। तो ये क्वेश्चन हमको नहीं मिला है। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर आपको होगा आपको हम बता देते हैं, ये जो है 1836 के कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। लेकिन इसका जो आंसर जो है अभी हमको कोई बुक में देखने को नहीं मिला। अगर आपको मिला होगा तो आप ज़रूर जो है कमेंट करके आप बता दीजिएगा। इसके अलावा आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए आगे ये क्वेश्चन पूछा था कि साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी। तो ये जो साइमन कमीशन का गठन आप सबको मालूम होगा कि हाँ 1927 में किया गया था। तो बहुत कोई ऑप्शन यहाँ पे सी लगा दिए होंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ई होगा, क्योंकि यहाँ पे 8 दिसंबर नहीं, यहाँ पे आपको 8 इसका नवंबर आंसर होगा। तो 8 नवंबर 1927 इसका आंसर होगा। तो ये बुक जो है आप कहाँ से पढ़ के गए होते तो आपको ये सही बना कर ले जाते। तो मान लीजिए अगर आप पीडीएफ मेरा लिए होंगे या अगर क्लास देखे होंगे साइमन कमीशन 1928, तो वहाँ पे आपको हम बता चुके थे कि साइमन कमीशन का गठन देख लीजिए, यहाँ पे 8 नवंबर 1927 को हुआ था। और यही क्वेश्चन आपको पूछ लिया है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था। तो जो भी यहाँ से पढ़े होंगे आपका पक्का यहाँ पे सही हुआ होगा। तो साइमन कमीशन के बारे में हम अच्छे से बताए थे कि साइमन कमीशन जो आया था, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 अधिनियम आया था उसका जाँच करने के लिए आया था। ये आपको 10 साल के बाद आना था, यानी आपको 1929 में आना था, लेकिन ये 1927 में गठन हो गया और 1928 में 3 फरवरी को आया गया था। तो भारत आया कब, तो आपको 3 फरवरी को, डेट भी आपको याद रखना है। आप देख सकते हैं खुद प्रूफ भी है कि यहाँ आपको पूरा डेट एग्जैक्ट पूछा है, और यहाँ पे डेट भी ऐसा दिया है आपको ऑप्शन में कि ऑप्शन में है ही नहीं। तो ज़्यादा चांस रहता है बच्चों का, क्योंकि यहीं से लगाना और ये गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ई हुआ सही, और सही आंसर 8 नवंबर को होगा। पूछ सकता है आगे कि साइमन कमीशन का भारत कब आया, तो 3 फरवरी को। ये भी पूछ सकता है कि बिहार में जो है साइमन कमीशन कब आया, तो 12 फरवरी 1928 को आया था, 12 दिसंबर 1928 को आया था। और यहाँ पे बिहार में जो है किसके नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था, तो अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में किया जा रहा था। और यहाँ पे ये सब चीज़ आपको बिहार और आपको आईएनएम यानी आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट और बिहार से संबंधित जो भी पॉइंट है आपको इस हम क्लास में करा चुके हैं। 7 घंटा का क्लास होगा, इसको आप देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप गारंटी देते हैं कि 5 सवाल आप आसानी से जो है आप सही सही बनाकर आ जाइएगा, कितना भी आप पूछता है इधर उधर से। तो क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगा है बनाने में और बहुत चीज़ों को पढ़ कर इसको बनाया गया है। तो साइमन कमीशन के बारे में आप देख लिए। अब हम आगे चलेंगे। अगला सवाल देखिए, एनसीईआरटी जब पढ़िएगा तो एनसीईआरटी की जब पढ़िएगा 8 क्लास का, जो आप देख रहे थे ऊपर भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त वाला, तो उसी पेज में ही ऊपर जो लिखा गया था साइमन कमीशन के बारे में, तो साइमन कमीशन में बस लिखा गया है यहीं कि 1927 में जो है इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग जो है भारत भेजा था। तो यहाँ पे 1927 में गठन हुआ था। आयोग जो है आया था 1928 में भारत 3 फरवरी को, लेकिन ये 8 नवंबर को जो है यहाँ पे इसका गठन हुआ था। लेकिन ये एनसीईआरटी में डेट जो है इसका नहीं दिया गया है, केवल आपको ईयर दिया गया है। तो ये आपको एनसीईआरटी में केवल इसकी बात कही गई है, लेकिन इसका जो है यहाँ पे याद रखिएगा इसका जो है एग्जैक्ट डेट एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, आपको लुसेंट में मिल जाएगा। लुसेंट में चलिए आपको दिखा देते हैं। तो लुसेंट से आप देख लिए कि हम यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट दिखा दिए पूरा हूबहू। तो कोई अगर लुसेंट भी पढ़ के गया होता तो आपको 4 क्वेश्चन हिस्ट्री का एग्जैक्ट आप सही के सही बना कर आते, और आपको हम बताएंगे कि हाँ लुसेंट से कहाँ से पूछा गया था, आगे भी आपको हम बताएंगे। अब जैसे आप देख सकते हैं, ये देखिए ये लुसेंट का ही पेज है। लुसेंट का पेज तो ऐसे ही पहचान लीजिएगा, इसमें पेज नंबर का जरूरत भी नहीं है।
सबसे पहला हम एक सवाल पूछते हैं। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था, साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया जो आपको इसमें पूछा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए ये वाला भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो है ब्रिटिश असेंबली पर बम फेंके 1929 को। देखिए यहाँ पे मात्र इतना ही दूर में आपका 2 क्वेश्चन जो है आपको केवल पूछ चुका हुआ है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में लुसेंट से, तो यहाँ पे इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आपको और दिखाते हैं, देखिए लुसेंट से ही देखिए तीसरा क्वेश्चन सुभाष चंद्र बोस वाला, देखिए तीसरा क्वेश्चन आपको बता चुके। उसके बाद और आपको हम बता देते हैं, ये देखिए आपको ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाला, ये देखिए चौथा क्वेश्चन, यानी 4 क्वेश्चन आपको लुसेंट से ही आपको हम बता दिए कि यहाँ पूछ चुका हुआ है जो आपका अदर बुक में है। तो यहाँ पे क्यों ना हम आपको यही बुक बताए, दूसरा बुक भी मिल जाएगा, लेकिन आपको पता नहीं आपको वो बुक आपके पास अवेलेबल है कि नहीं। तो ऐसा बुक पढ़िए जो सबके पास है और आपको आसानी से मिल जाए क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप बता दिए, और ये आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये पढ़ के जाना है। अब देखिए हिस्ट्री तो आप देख लिए, अब हम चलिए ज्योग्राफी की बात करते हैं कि ज्योग्राफी में क्वेश्चन जो है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा था, और इसका प्रूफ आपको हम बता देते हैं कि कौन कौन सा बुक पढ़ने को मिलेगा। आप हिस्ट्री में तो लगभग समझ गए होंगे कि हाँ कौन कौन पढ़ना है, बाकी एक बार नीचे हम बता देंगे कि हाँ कौन कौन बुक आपको यहाँ पे पढ़ना है। अब देखिए ये जो है, चलिए ज्योग्राफी की हम बात करते हैं। ज्योग्राफी के देखिए 35 नंबर पहला क्वेश्चन उसमें पूछा गया था कि कौन सी नदी जो है भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है, तो ये बनाती है काली नदी। यहाँ पे देखिए जब पढ़िएगा, ये जो पेज है आपका 23 नंबर एनसीईआरटी का 11th एनसीईआरटी पेज नंबर 23 में दिया गया है पूरा हूबहू। यहाँ पे जब पढ़िएगा तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि शारदा या सरयू नदी का जो उद्गम है वह नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनद से है, जहाँ पे इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। यह भारत नेपाल की सीमा के साथ बहती हुई, जहाँ इसे काली या चाई कहा जाता है, घाघरा नदी में मिल जाता है। तो ये काली जो नदी है इसी को शारदा नदी या सरयू कहा जाता है, और यही जो नदी है आपको भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ भारत और नेपाल के बीच साथ सीमा के साथ बहती है, और यही क्वेश्चन आपको हूबहू पूछा हुआ है। तो काली नदी, और ये सवाल एनसीईआरटी से पूछा हुआ है 11th के एनसीईआरटी से, आप यहाँ पे देख लिए। अब हम आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्वेश्चन पूछा था कि उसमें 40 नंबर था कि मैग्नीज का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो इसका जो आंसर है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त से एक से अधिक, यानी माचिस उद्योग में भी किया जाता है, फोटोग्राफी में भी किया जाता है, और बैटरी, ये तीनों में किया जाता है। और ये जो सवाल है आपको एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलेगा, ये सवाल आपको एससीईआरटी में पढ़िएगा तब जाकर मिलेगा। और एससीईआरटी में देखिए कहाँ पे आपको मिलेगा, चलिए हम अब इसकी बात करते हैं। देखिए 10th क्लास का जब एनसीईआरटी पढ़िएगा पेज नंबर 52, तो वहाँ पे भी आपको मैग्नीज के बारे में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे इसकी आवश्यकता जो है आपको ऑप्शन के अनुसार नहीं मिल रहा है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, इसका उपयोग आपको ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवा, पेंट बनाने में किया जाता है, जो आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया गया है आपको, माचिस, फोटोग्राफी और बैटरी। अब देखिए आपका ये एनसीईआरटी देख लिए, लेकिन एससीईआरटी जब पढ़िएगा 10th क्लास का पेज नंबर 89, तो वहाँ पे देखिए इसके मैग्नीज के बारे में हूबहू जो आपका तीनों ऑप्शन था यहाँ पे एकदम हूबहू लिखा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, मैग्नीज मिश्र धातु बनाने के उपयोग में आता है। इसका उपयोग देखिए बैटरी के निर्माण में, फोटोग्राफी में और माचिस उद्योग में, यही तीनों जो है आपको ऑप्शन हूबहू दिया गया है, जो इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आपका प्रूफ हम दिखा दिए। अब हम देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा था आपका 52 नंबर, उसमें था कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजन किया गया था। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था आपको 10th क्लास के पेज नंबर एससीईआरटी के 66 से पूछा गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1968। अब देखिए आपको प्रूफ हम दिखाते हैं यहाँ पे देखिए, ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय जब नियम पढ़िएगा तो वहाँ पे हूबहू लिखा गया है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर 1968 में अफ्रीकी कन्वेंशन, यही आपके पूछा चुका था। तो यहाँ पे आपको इसका हम प्रूफ आपको दिखा दिए। अब हम चलेंगे आगे। अब देखिए एक और क्वेश्चन पूछा गया था ज्योग्राफी में कि भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है, तो वह सिंचाई के लिए किया जाता है। जब 12th क्लास का एनसीईआरटी पढ़िएगा पेज नंबर 42, तो यहाँ पे आप देखिए एक टॉपिक है जल की मांग और उपयोग, और यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि वास्तव में भारत की वर्तमान जल की मांग जो है सिंचाई की आवश्यकताओं के लिए अधिक है, और यही पूछा हुआ था। तो यहाँ पे सिंचाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए ये जो है 54 नंबर आपका बिहार दिवस के बारे में, ये तो आपको हम बता चुके हैं, आपको हिस्ट्री में बता दिए थे, और ये बंगाल प्रश्न से अलग हुआ था, इसका बता चुके हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन था। और साथ में यहाँ पे यह एनसीईआरटी आपका जो है 7 क्लास का जो एससीईआरटी बुक है उसमें यह दिया गया था। अब देखिए यहाँ पे
अगला क्वेश्चन है 67 नंबर। 67 नंबर है कि भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा के उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है? तो ये पाया जाता है खंबात की खाड़ी में। ये जो सवाल है आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा एससीईआरटी में। यहाँ पे ये आपका एनसीईआरटी लिख दिए गए हैं, लेकिन ये एससीईआरटी का पेज है, ये इसको काट दीजिएगा। 10th क्लास का जब पढ़िएगा एससीईआरटी तो वहाँ पे पढ़ना था ज्वारीय उरंग और तरंग ऊर्जा के बारे में। तो यहाँ पे इसे लिख पढ़िए कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा है, खंभात की खाड़ी सबसे अनुकूल है ज्वारीय और तरंग ऊर्जा के लिए। तो खंभात की खाड़ी इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका भी प्रूफ आप देख लीजिए। उसके बाद हम आगे चलेंगे। आप देखिए यहाँ पे आइए, ये जो है 70 नंबर क्वेश्चन था कि झारखंड का जो घाटशिला है किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यह तांबा के लिए है। इसका प्रूफ की बात करें तो 10th क्लास का जब यहाँ पे एनसीईआरटी नहीं एससीईआरटी जो सरकारी किताब है एससीईआरटी पढ़िएगा पेज नंबर 164, तो वहाँ पे तांबा प्रगलन के बारे में पढ़ना था। और यहाँ पे देखिए ऊपर वाला लाइन में ही लिखा गया है कि भारत में पहला तांबा प्रगलन संयंत्र भारतीय तांबा निगम द्वारा घाटशिला नामक स्थान पर झारखंड में स्थापित किया गया था। तो घाटशिला किसके लिए संबंधित है? तो तांबा के लिए। यही क्वेश्चन पूछा था आपको, इसका भी हम प्रूफ दिखा दी। तो ज्योग्राफी का 8 सवाल आप यहाँ पे देखे हैं और 8 का 8 आपका हम प्रूफ दिखा दिए हैं कि ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी से। इसमें अदर बुक का हम नाम एक भी नहीं लिए हैं और आपको प्रूफ भी नहीं दिखाए हैं। जो भी सवाल क्वेश्चन आपको बताए हैं आंसर वो सभी के सभी आपको एनसीईआरटी या एससीईआरटी से बताए हैं। तो आपको हम बताएंगे लास्ट में कि ये आपको कहाँ से पढ़ना है। अब हम आगे चलेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है घड़ियाल वाला, ये भी आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी में दिया गया है, लेकिन आपको हमको नहीं मिला है आपको, क्योंकि ये अच्छे से खोजे तो मिल जाता है, लेकिन ये घड़ियाल वाला हमको नहीं मिला। लेकिन इसका आंसर जो है मुरैना मध्य प्रदेश हो जाएगा। आगे अब हम चलेंगे। ये देखिए अब हम बात करते हैं साइंस का। साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ से पूछा गया है। साइंस के लिए तो बहुत आपको कमेंट करते हैं कि कहाँ से पूछ रहा है, तो चलिए आज दिखा देते हैं कहाँ से पूछ रहा है। देखिए साइंस का पहला सवाल था 32 नंबर पूछा गया था जीएस में कि निम्न ऑक्साइडों में से कौन जो है जल में घुलनशील है? जैसे ऑप्शन था यहाँ पे FeO, CaO और आपको ZnO। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए इसको अभिक्रिया कराइएगा H2O से सबको, तो कौन सा यहाँ पे जल में घुलनशील है यही आपको बताना था। तो अगर हम बात करें इसमें कैल्शियम ऑक्साइड को, जो कैल्शियम जो ऑक्साइड होता है जब यह जल से अभिक्रिया करता है तो आपको ये बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। जब वही जो है आपको जल में घुल जाता है और ये जल में घुलनशील होता है। बाकी जो होता है FeO2 और ZnO ये जो है आपको जल में अघुलनशील होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। लेकिन चलिए इसका हम बात करते हैं प्रूफ। 10th क्लास का जब एनसीईआरटी पढ़िएगा पेज नंबर 7 चैप्टर 1 था, उसमें रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण यहाँ पे देख सकते हैं, यही चैप्टर है। और उसमें जब पढ़िएगा कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में, यहाँ पे देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है और इसमें साथ में बहुत अधिक मात्रा में हीट भी उत्पन्न करता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को जल से अभिक्रिया करा रहा है तो बुझा हुआ चूना यहाँ पे यानी कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बन रहा है और ये जलीय विलयन है। जलीय मतलब ये एक्वेटिक है, यानी यह घुल गया है, तो ये आपका घुलनशील होता है। जैसे इसका आप उदाहरण खुद आप देखे भी होंगे, गांव में देखिएगा जब लाते हैं घर को, जब चूना करने की देखिएगा, जब घर में जब चूना एक होता है रंग चूना आता है, आपको पानी में रखिएगा घोर के और उससे पेंट किया जाता है घर। तो देखिएगा जब लाइएगा उसको, जब रखिएगा बाल्टी में या नाद में कि हाँ पानी में रखिएगा, तो देखिएगा वो पानी खोने लगता है, बहुत गर्म हो जाता है पानी और वो पूरा देखिएगा उसमें गल भी जाता है। और गलने के बाद देखिएगा छोटा छोटा टुकड़ा लास्ट में पत्थर बच जाता है। देखिएगा आपको हल्का हल्का पत्थर भी उसमें रहता है जो नहीं घुलता है। तो बोलता है लोग कि हाँ ये आपका असली चूना नहीं दिया है क्योंकि इसमें पत्थर है। तो ये आपका इसका तो प्रयोग आप देख चुके हैं। मेन करके देखिएगा दिवाली में जब घर का रंगाई पोताई होता है तो चूना बहुत लोग लाता है खरीद कर आपका घर पेंट करने के लिए। और देखिएगा उसको पानी में रखिएगा तो उसमें बहुत गर्म भी होता है, यानी उसमें हीट भी निकलता है और वह बुझा हुआ चूना वही होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जल में घुलनशील होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका बी हो जाएगा, जो आपको 10th क्लास के एनसीईआरटी में यह पूछा गया था क्वेश्चन। अब देखिए 37 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि श्वास प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है। पहला था कि आपको ऊर्जा कभी स्रावित नहीं होती है, तो ऊर्जा स्रावित होता है, ये गलत हो गया। ऊर्जा स्रावित होती है तथा एडीपी के रूप में भंडारित होती है, तो ये गलत है। एडीपी में नहीं, आपको एटीपी में भंडारित होता है, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया था कि ऊर्जा स्रावित होती है तथा एटीपी के रूप में भंडारित होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। लेकिन इसका प्रूफ की बात करें तो 10वां क्लास का जब पढ़िएगा चैप्टर, उसमें दिया गया है जैव प्रक्रम, पेज नंबर यहाँ पे देख सकते हैं 97। तो पेज 97 में जो है आपका श्वसन के बारे में दिया गया था। जो श्वसन जो होता है आपको यहाँ पे देख सकते हैं, ग्लूकोज जो आपके कार्बन के 6 अणु होता है,
तो ये जो होता है ये आपका जो श्वसन होता है ये आपको 3 प्रकार से होता है। एक आपको ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, एक ऑक्सीजन के अभाव में, और एक और होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ऑक्सीजन की जो हम लोग उपस्थिति में जो करते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और इसके ये जो हम लोग करते हैं इसके उत्पाद जो होते हैं वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, और मेनली हम लोग यही करते हैं, और इसमें साथ में जल और ऊर्जा भी निकलता है। अगर आप ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अगर सांस ले रहे हैं तो उस स्थिति में जो आपका श्वसन क्रिया होता है वह ईस्ट में होता है, और साथ में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा के 2 कार्बन अणु निकलते हैं। और ऑक्सीजन का अगर अभाव है तो हमारी मांस जो पेशी है कोशिका उसमें होता है, जिसमें भी लैक्टिक अम्ल बनता है, और कार्बन के 3 अणु उसमें उत्पादन के रूप में आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कहाँ पे होता है, तो ईस्ट में होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑक्सीजन के अभाव में कहाँ होता है, इसके उत्पाद क्या क्या है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है। और इसी में जब नीचे यहाँ पे पढ़िएगा एक लाइन नीचे, तो कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल ही एटीपी नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, जो कोशिका की अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन के रूप में कार्य करती है। तो यही एटीपी पूछा आपके एग्जाम में पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऊर्जा स्रावित होती है तथा एटीपी के रूप में या भंडारित होती है। तो ये आपका 10वां का एनसीईआरटी है, जय प्रक्रम चैप्टर है, 97 नंबर पेज है। आपका प्रूफ दिखा दिए, ये भी आपका एनसीईआरटी से सवाल है। अब देखिए एक और है, निम्न में से शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। तो देखिए शरीर के संतुलन को नियंत्रण करने में यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है आयोग ने सी ऑप्शन यानी कान मांगा है, और ऑप्शन नंबर सी ही इसका आंसर सही होगा। इसके अलावा इस क्वेश्चन को लेकर आप लोग द्वारा बहुत जो है ऑब्जेक्शन भी किया गया था, और साथ में प्रूफ भी आप लोगों ने मेरे पास भेजा था, जिसमें ऑप्शन ए को भी यहाँ पे सेरेबेलम को भी बताया गया था। अब यहाँ पे देखिए सेरेबेलम नहीं मानने का कारण ये हो सकता है कि ये जो है पश्च मस्तिष्क का ये भाग होता है सेरेबेलम, और कहीं ना कहीं बुक में जो लिखा गया है कि पश्च मस्तिष्क जो है ये आपके शरीर का संतुलन करता है, लेकिन यहाँ पे पश्च मस्तिष्क का सेरेबेलम ही करता है, ये वर्ड नहीं लिखा गया है। तो हो सकता है इसलिए जो है आयोग इसके आंसर को यहाँ पे इसको ना मारकर केवल ऑप्शन नंबर सी माना है, क्योंकि आपके बुक में सीधा कान के बारे में लिखा गया है कि जो कान जो होता है इसका 2 अंग जो काम होता है, एक आपका सुनना और दूसरा शरीर का संतुलन बनाए रखना। तो चलिए इसके प्रूफ देखते हैं। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। जिन्होंने सी लगाया है उनका 1 नंबर यहाँ पे बढ़ा हुआ है, इसे देख लीजिए। ये जो है इसका प्रूफ मिलेगा आपको, नियंत्रण और समन्वय नामक चैप्टर है, आपको 10th में भी है और 11th में भी है। तो उसी में देखिए यहाँ पे कर्ण के बारे में पढ़ना था, कान के बारे में। तो कर्ण जो है 2 संवेदी क्रियाएं करता है, एक सुनना और दूसरा शरीर का संतुलन बनाना। इसलिए यहाँ पे शरीर का संतुलन बनाने में कर्ण का यानी कान को ऑप्शन यहाँ पे आंसर माना है बीपीएससी आयोग ने। जबकि यहाँ पे जो पश्च मस्तिष्क की जब बात होती है कि हाँ इसका कार्य क्या होता है, तो देखिए मस्तिष्क का जो है 3 भाग आपको होता है। एक होता है इसमें अग्र मस्तिष्क, एक होता है इसमें पश्च मस्तिष्क, और दूसरा इसमें हो जाता है मध्य मस्तिष्क। तो यहाँ पे इसी पश्च मस्तिष्क में ही पॉन्स हो गया, मेडुला हो गया, अनुमस्तिष्क, ये आपको तीनों आता है। लेकिन यहाँ पे जब पढ़िएगा, ये आपका 10th क्लास का ये फिगर है और ये 11th का है ये फिगर। इस दोनों में देखिए यहाँ पे भी पश्च मस्तिष्क में पॉन्स, अनुमस्तिष्क और मेडुला ओब्लोंगेटा यहाँ पे है। तो यहाँ पे जब पढ़िएगा ये जो देख सकते हैं 115 पेज में दिया गया एनसीईआरटी, ये जो आपका 10th क्लास का फिगर है, और ये चैप्टर है नियंत्रण और समन्वय। तो वहां पे लिखा गया था, जैसे देख सकते हैं कि कुछ क्रियाओं जैसे सीधा रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना, ये जो है पश्च मस्तिष्क में स्थित अनुमस्तिष्क का ही एक अनुमस्तिष्क के द्वारा ये संभव है, जो ऐच्छिक क्रियाओं की प्रशुद्धि तथा शरीर की स्थिति व संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ भी जो है आपको शरीर का संतुलन का चर्चा है, लेकिन यहाँ पे पश्च मस्तिष्क का जो अनुमस्तिष्क भाग है, वो अनुमस्तिष्क को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं ये देखना पड़ेगा। यहाँ पे सेरिबेलम का वर्ड दूसरा होता है। सेरिबेलम का हिंदी में भी आपका जब क्वेश्चन पढ़िएगा तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में जो वर्ड है वो सेरेबेलम का ही वर्ड किया गया है। तो हो सकता है ये आपको अब सेरेबेलम का वर्ड अनुमस्तिष्क अगर होता होगा तो हो सकता है, नहीं तो ये इसका आंसर जो है बीपीएससी आयोग केवल आपको कर्ण वाला यानी कान आंसर माना है। इसका ये भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से ही पूछा गया था। तो साइंस का अब तक जो देखे हैं एनसीईआरटी से ही मिला है। 44 नंबर है कि हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल क्या है। अब देखिए इस आंसर का जो है आयोग जो आंसर माना है ये माना है ऑप्शन नंबर बी यानी प्लीहा।
लेकिन आपके बुक में पढ़िएगा तो दिया गया है यकृत, आपको पूरा यहाँ पे लिखा गया है। अब यहाँ पे देखिए इसका ऑब्जेक्शन भी पता नहीं कि मतलब किया गया हो तो फिर भी नहीं बदला है। अब यहाँ पे आयोग के द्वारा कह दिया गया है कि यही फाइनल आंसर की होने वाला है, तो इसका पलिहा ही आंसर हो दिया गया है, लेकिन आंसर इसका यकृत होना चाहिए था। जैसे आप पढ़ सकते हैं कि ये मानव और स्वास्थ्य तथा रोग चैप्टर है 12th का एनसीईआरटी बायोलॉजी में, ये एक चैप्टर है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। और जब इसको यहाँ पे पढ़िएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं एक फिगर दिया गया है, आप पेज भी दिए देख सकते हैं 144 नंबर। और ये देखिए प्लाज्मोडियम जो है एक जीवाणु होता है, जो इसका जीवन चक्र बताया गया है, जो आपको मलेरिया का ही ये परजीवी होता है प्लाज्मोडियम, तो यही दिया गया है मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल यानी प्लाज्मोडियम का। तो सबसे पहले मच्छर जब यहाँ पे काटता है, आपको देखिए लिखा हुआ है, जब मच्छर दूसरे मानव काटता है तब जो जीवाणु काटने के साथ मानव शरीर में चला जाता है। तो मानव शरीर में जब जाता है तो देखिए कहाँ पे जाता है, ये जो परजीवी होता है, यानी आपको परजीवी यानी यहाँ पे भी देख सकते हैं परजीवी रक्त के द्वारा व्यक्ति के यकृत में चले जाते हैं। यहाँ पे देखिए यकृत में चले जाते हैं, साफा एकदम हूबहू लिखा गया है। लेकिन इसका आंसर जो है आपको यहाँ पे ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, लेकिन यहाँ पे आयोग के द्वारा ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, एक बार हम चेक कर लेते हैं एक बार और। ये आपका सीरीज जो है आई का ही क्वेश्चन है, और ये 44 नंबर क्वेश्चन है। एक हम चेक ही कर लेते हैं एक बार, 44 का बी, बिल्कुल आपका ये जो है इसका आंसर बी माना है, जो होना नहीं चाहिए था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बुक में दिया गया है। अब यहाँ पे पता नहीं कैसे दे दिया आयोग यहाँ पे इसका आंसर बी, तो इसका बी मानते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि अब आयोग मान लिया है तो इसको मानना पड़ेगा, लेकिन इसका आंसर सी होना चाहिए था। अब तो फिर आप क्लेम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि टाइम भी खत्म हो गया है और किए भी होंगे तो अब बीपीएससी मानेगा नहीं। अब चलते हैं आगे, मेरा काम है यहाँ पे आपको दिखाना कि यहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखिए 59 नंबर है कि निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कोलाइड की बात करें तो आपका सबसे पहले कोलाइड होता क्या है, एक होता है देखिए कोलाइड, और एक होता है आपका निलंबन। जब पढ़िएगा आपको विलयन के बारे में सोल्यूशन आपको, तो उसी में ये चैप्टर है। जैसे देखिए 9th क्लास का चैप्टर है क्या हमारे आसपास पदार्थ शुद्ध है, ये चैप्टर नंबर 2 है, उसमें देखिएगा तो उसी में पढ़ना था विलयन के बारे में। तो इसी में कोलाइड जो होता है एक मिश्रण होता है, ये एक द्विसमांगी मिश्रण है। कोलाइड के जो कण का आकार होता है इतना छोटा होता है कि यह पृथक रूप से आंख से इसको नहीं देख सकते हैं, और ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश के किरण को फैलाते हैं तथा इसके मार्ग को दृश्य यह बना सकते हैं। अगर इसे शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये अस्थायी होते हैं, और इसे जो है छानन विधि से अलग इसको नहीं कर सकते, किंतु एक विशेष विधि होता है जिससे कोलाइड को आप यहाँ पे इसको आपको अलग कर सकते हैं, वह होता है अपकेंद्रियन विधि। ये आपको याद रखना है। अब एक होता है निलंबन, निलंबन जो होता है आपको कोलाइड से थोड़ा सा मोटा कण होता है, जैसे बालू और पानी का जो मिश्रण होता है वह आपको निलंबन होता है। तो उसमें क्या होता है कि आपका कोलाइड का आकार जो होता है वह बड़ा होता है, उसे आपको नंगी आंखों से देख सकते हैं, वो भी बड़ा होता है और प्रकाश की किरण को वह फैला देता है। उसके बाद इसको जो है आप छानन विधि से, निलंबन को जो है छानन विधि से भी अलग कर सकते हैं। तो ये निलंबन के बारे में दिया गया था, और पूछा था कोलाइड के बारे में कि कौन सा कोलाइड नहीं है। तो जैसे देखिए आपका रक्त और ये धुआं है, ये जो है आपका कोलाइड विलयन है। पूछा है कोलाइड नहीं है, तो कोलाइड आपका सिरका जो होता है और भी ये पतला होता है, आपको यानी कोलाइड से भी पतला होता है सिरका। देखिएगा आपको आपको सिरका जो है आपको अम्ल आता है, जैसे एकदम मतलब पानी की तरह होता है पतला। आप जैसे कुछ इसका अल्कोहल इसी का बनता है, जो आपका दारू जो होता है, तो समझ सकते हैं एकदम पतला होता है ये एसिटिक। आपका बहुत सारा चीज़ में विनेगर जो होता है, आप देखेंगे शीशी में आता है विनेगर, जिससे आप जो एक विनेगर आता है वो भी, जिससे आप दूध को जो फाड़ते हैं तो देखते हैं कितना पतला रहता है, तो उस टाइप का होता है। तो ये आपका एकदम कोलाइड नहीं है, क्योंकि ये बहुत पतला होता है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा यानी सिरका। बाकी रक्त और धुआं जो होता है ये आपको विलयन होता है, और किसका किसका होता है ये, क्योंकि कोलाइड है। कोलाइड के बारे में तो ऊपर देख लिए। अब देखिए यहाँ पे आपके बुक में दिया गया था कोलाइड के सामान्य उदाहरण में कुछ दिया गया था, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिलेगा। जैसे देखिए ऑप्शन में धुआं था, धुआं जो होता है ठोस और गैस का आपको ये मिश्रण होता है, ये एरोसोल के प्रकार में आता है। उसके अलावा आपको ब्लड भी, उसके बाद देखिए दूध भी है। ये सब देखिए सब आपका ये सभी के सभी कोलाइड का उदाहरण है। कोहरा, बादल, कुहासा, धुआं, शेविंग क्रीम, फेस क्रीम, जेली, पनीर, मक्खन, ये सब जो है आपके कोलाइड का उदाहरण है। और यहाँ पे
आंसर जो दिया है एसिटिक यानी ये कोलाइड नहीं है। ये आपका एनसीईआरटी से भी पूछा गया है, आप देख लिए 9th क्लास से। अब देखिए 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर है कि प्रकाश की ओर पौधे का झुकाव का मुख्य कारण क्या है। यानी पौधा देखिएगा हमेशा जो है सूर्य के प्रकाश की तरफ झुका रहता है, उसके पीछे कारण क्या है। तो उसके पीछे कारण है कि ऑक्सीन का हार्मोन का जो है, ऑक्सीन हार्मोन जो होता है उसका विषम होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। अब देखिए इसका कहाँ पे दिया गया था। 10th क्लास का एनसीईआरटी जब पढ़िएगा नियंत्रण और समन्वय, इसी से आप देखे हैं वो सेरिबेलम और जो कान वाला क्वेश्चन पूछा था इसी चैप्टर से था। और इसी से एक और क्वेश्चन पूछा था कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं पौधा वाला, कि पौधा जो है सूर्य के प्रकाश की ओर ही क्यों झुका रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए आपको बताते हैं। हम एक उदाहरण लेते हैं जो हम पहले कर चुके हैं। जब वृद्धि करता है पादप तो प्रकाश को संसूचित करता है एक हार्मोन जिसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीन। यह जो है प्ररोह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। जब पादप एक ओर से प्रकाश आ रहा है तब ऑक्सीन विकसित होकर प्ररोह के छाया वाले भाग में आ जाता है। प्ररोह की प्रकाश दूर वाली साइड से ऑक्सीन का साधारण कोशिकाओं को लंबाई में वृद्धि करने के लिए उत्प्रेरित करता है। तो यही आपको यहाँ पे ऑप्शन में देख लीजिए जो लिखा हुआ है पूरा, कि प्ररोह के छायादार भाग में ऑक्सीन का विसरण। और यहाँ भी आपको देखिए लिखा होगा एकदम पूरा हूबहू, कि देखिए ऑक्स यहाँ पे कहाँ गया, ऑक्सीन वितरित, देख रहे यहाँ पे जो ऑक्सीन है ऑक्सीन विस्तृत होकर प्ररोह के छाया वाले भाग में आ जाता है। तो यहाँ पे यह क्वेश्चन यहीं से पूछा गया था, तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाता। अब यहाँ पे ये देख लिए। अब हम आगे चलेंगे, देखिए 68 नंबर। 68 नंबर है कि निम्न में से कौन सा जो है गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है। तो एक होता है देखिए प्रतिरोध ओहमिक, यानी एक होता है ओम वाला और एक होता है गैर यानी एक उल्टा। तो उल्टा पूछा है यानी रेजिस्टेंट और नॉन रेजिस्टेंट। तो ये पूछा है नॉन रेजिस्टेंस का उदाहरण कौन है, ये आपका पूछा है। तो देखिए आपको जो प्रतिरोध होता है वो आपको कहीं ना कहीं, वो जो प्रतिरोध करता है आपको, जो ओमिक प्रतिरोध होता है वो आपको कहीं ना कहीं धातु का होता है जिससे करंट पास होता है। तो जैसे तांबा हो गया, नाइक्रोम हो गया, आपको देखिएगा विद्युत परिपथ में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका ओमिक प्रतिरोध है। लेकिन गैर वाला कौन है, तो टॉर्च बल्ब है। देखिएगा टॉर्च बल्ब तो प्रयोग किया जाता है आपको उसमें चेक करने के लिए कि हाँ आपका इसमें करंट पास हो रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 10th क्लास का जब पढ़िएगा एनसीईआरटी विद्युत चैप्टर जो है आपका, उसमें दिया गया है पेज नंबर 198 में। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया गया है, कुछ पदार्थों के विद्युत प्रतिरोधकता यहाँ पे दिया गया है। तो उसमें आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे एक दिया था नाइक्रोम, कहाँ गया इसमें, देखिए एक दिया था कॉपर यानी तांबा, और एक आपका क्रोमियम दिया था उसमें। तो ये हो गया। बाकी आप जो दिया था विद्युत बल्ब इसमें नहीं दिया गया है, तो वहीं पूछा है कि कौन नहीं है। बाकी आप इसमें यही चीज़ इसमें दिया गया था, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। आप देख लिए। अब 72 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि सड़क प्रकाश के उपयोग में आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है। तो सड़क पर देखिएगा जो आपका रोड पे लाइट होता है वह किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो वह समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समानांतर क्रम होने के पीछे कारण है। और देखिए समानांतर क्रम में क्या होता है, आपको श्रेणी क्रम में क्या होता है, चलिए इसको समझ लेते हैं। समानांतर क्रम में ही आप देखिएगा जो आपके घर में जोड़ा गया है लाइट वो भी आपके समानांतर क्रम में ही होता है। सड़क जो लाइट देख रहे हैं वो भी इसी में होता है। श्रेणी क्रम में क्या होता है, देखिएगा जब शादी विवाह होता है तो जब जो लरी लगा रहता है आपके घर में लाइट का, वो सब जो होता है आपको श्रेणी क्रम में होता है। तो इस दोनों में फर्क क्या होता है, देखिए श्रेणी क्रम में जो होता है ये इसमें क्या होता है कि आपको शुरू से लेकर अंत तक जो भी आपके घर में मान लीजिए या कहीं भी लाइट लगा हुआ है शुरू से लेकर अंत तक आपको इसमें जो धारा होता है वो नियत रहता है। अगर मान लीजिए एक भी जगह अगर कोई चीज़ तार खराब होता है तो पूरा का पूरा लाइट आपको इसमें गुल हो जाता है। लेकिन समानांतर क्रम में क्या होता है, इसमें होता है आपका कि आपको अगर मान लीजिए धारा अगर इसमें जोड़ा गया है, अगर मान लीजिए अगर एक पॉइंट पे खराब होता है तो बस वहीं पे खराब रहेगा, बाकी जगह आपको जलते रहेगा। जैसे देखिएगा आपको रोड पे आपको लाइन से लाइट लगा रहता है, देखिएगा किसी किसी पोल पे जलता है, किसी किसी पोल पे आपको नहीं जलता है। आपको वहीं अगर श्रेणी क्रम में रहता तो एक पोल पे अगर कटता तो पूरा का पूरा आपको लाइन आपको देखिएगा आपको रोड जो है अंधेरा हो जाता है, लेकिन वैसा नहीं होता है। और इसी के पीछे यही आपका कारण है। तो ये यहाँ पे आपका इसका चलिए हम देख लेते हैं समझने के लिए। यहाँ पे आपको देख लीजिए 10th क्लास के विद्युत चैप्टर है आपका 208, इसी में दिया गया है। इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे देखिए कि किसी श्रेणीबद्ध विद्युत परिपथ में शुरू से अंत तक जो है धारा नियत रहता है किस में, तो आपको ये श्रेणी क्रम में। इस प्रकार स्पष्ट है
कि यह जो है व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि ये व्यवहार के रूप में जैसे हम लोग घर में यूज करते हैं सामान्यतः या व्यवहार के रूप में, तो वह श्रेणी क्रम यह जो है यह आपको उसमें यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि इसका शुरू से लेकर अंत तक धारा नियत रहता है, इसलिए इसका प्रयोग उसमें नहीं होता है। हम किसी विद्युत परिपथ में विद्युत बल्ब तथा विद्युत हीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित करें, इसका कारण यह है कि उन्हें उचित प्रकार से कार्य करने के लिए अत्यधिक भिन्न भिन्न मानों को विद्युत धाराओं की आवश्यकता होगी, यानी सभी के लिए अलग होगा। उदाहरण आपको दिया गया था उसमें बुक में। अब देखिए श्रेणीबद्ध परिपथ में एक प्रमुख हानि यह होती है कि जब परिपथ एक अवयव काम करना बंद कर देता है तो परिपथ पूरा टूट जाता है। यानी बताएं हैं कि श्रेणी क्रम में यह होता है कि मान लीजिए एक भी का लाइट खराब हुआ तो पूरा का पूरा इसमें खत्म हो जाता है। यदि आपने त्योहारों और विवाह उत्सव आदि भवनों को सजावट में बल्बों की सजावटी या लड़ियों का उपयोग देखे होंगे, तो आपने देखा होगा कि बिजली मिस्त्री परिपथ खराब होने पे उसमें बहुत समय खर्च होता है, क्योंकि वह बहुत उसमें टाइम लगता है बनाने में, क्योंकि एक जगह खराब होता है तो पूरा का पूरा आपको उसमें बैठ जाता है और पूरा चेक करना पड़ता है फिर से कि यहाँ कहाँ से कहाँ खराब है। वो होता है श्रेणी क्रम में। अगर वहीं वह समानांतर क्रम में होता तो जहाँ पे खराब होता बस वहीं पे जाके बनाना पड़ता, और वो चीज़ देखने को मिलता है आपको घरों में। जैसे आपका घर में मान लीजिए, घर में देखे होंगे कि कहीं पे आपको घर में मान लीजिए आपका बहुत सारा घर है और सभी में आपका लाइन जोड़ा गया है, देखिएगा जिस घर का लाइट कटता है बस उसी का पंखा वगैरह या बल्ब नहीं जलता है, बाकी के घर में जलते रहता है। तो आपका घर वाला जो होता है या आपको जो रोड लाइट होता है वो सभी के सभी समानांतर क्रम में ही होता है। तो यही आपका क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछा गया था। अब इसको पढ़िएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये चीज़ आप देख लिए तो इसका जो आंसर होगा समानांतर क्रम में ऑप्शन नंबर इसका सी इसका आंसर हो गया। अब हम देखेंगे, चलिए आगे। यहाँ पर देखिए अब साइंस देख लिए, अब बात आती है करंट अफेयर्स का। तो देखिए करंट अफेयर्स जो है आपको हमेशा बदलते रहता है, और इसका आंसर जानकर या आपको इसका डिटेल में समझकर या आपको ज़्यादा फायदा होने वाला है नहीं, लेकिन ये आपको बता दे रहे हैं कि करंट अफेयर्स के लिए क्या पढ़ना है। आगे हम इसको आपको बताएंगे आगे। जब 9th 10th का जब हम लोग देखे थे कि हाँ उसमें करंट कहाँ से पूछ रहा है, तो 8 का 8 जो करंट है वह एक ही बुक से पूछा था, और वह था आपको एसपीडी बुक से। तो ज़्यादा बुक नहीं पढ़ना है, एसपीडी चाहे कोई भी एक बुक जो वार्षिकांक है उसी को पढ़िएगा, तो आपका करंट पे आपका अच्छा खासा स्कोर करके जाइएगा। मान लीजिए अगर आप पीडी भी पढ़ते हैं हर मंथ का तो उसमें मेहनत ज़्यादा हो जाएगा, और 8 का 8 कितना भी पढ़ लीजिएगा तो 8 का 8 उसमें नहीं बनेगा। आपको कहीं ना कहीं 8 में से 5-6 बन जाएगा, 7 भी बन सकता है, कोई कोई हो सकता है 8 भी बना ले। लेकिन आपको अगर नॉर्मल बुक भी पढ़ते हैं आपको वार्षिकांक करके एसपीडी का, तो उसमें आप आसानी से जो है 5-6 बना लीजिएगा, हो सके 7 भी बना सकते हैं अगर आप उसको अच्छे से कवर कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आप करंट का देख सकते हैं, आपको हम बताएंगे कि यहाँ करंट जो है आगे कैसे पढ़ना है। करंट आप देख लिए। अब थोड़ा आगे चलिए, हम चलते हैं मैथ पे। अब आपका ये मैथ जो है बहुत आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। चलिए कहाँ से पूछता है इसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 62 नंबर जो क्वेश्चन है पहला इसमें मैथ का था। तो क्वेश्चन था कि एक कमरा जो है 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचा है, तो कमरे में रखे जा सकने वाले यहाँ पे खंभे की लंबाई निकालनी थी। अब ये जो क्वेश्चन पूछा है कहाँ से पूछा है, तो सबसे पहले देखिए मैथ के लिए जो भी बीपीएससी आयोग के द्वारा जो भी एग्जाम होता है, चाहे वह आपका सीडीपीओ का हो, चाहे आपको सिविल सेवा का आपका एग्जाम होता हो, चाहे आपको बीपीएससी टीआरई यानी टीचर वाला एग्जाम होता है, चाहे कोई भी बीपीएससी आयोग आयोजित कराता है, तो उसके द्वारा जितना भी क्वेश्चन है वो आपको 69वीं बीपीएससी तक जो किताब आप पूर्वालोकन आया है उसको आपको ये ले लेना है। इस बुक को लेने के बाद उसमें जो है अलग से मैथ पूरा दिया हुआ है, और उसी में से आपको आयोग जो पूछा गया है तो कहीं ना कहीं रहता है कि हाँ इसी बेस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो उसको जब पढ़ लीजिएगा तो आसानी से बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे देखिए ये आपका 62 नंबर क्वेश्चन जो है 6 to 8 में टीआरई 3 में पूछा है। अब देखिए आपको सेम क्वेश्चन हम बताते हैं। देखिए 2018 में यानी 64वीं बीपीएससी में 2018 में पूछा था कि कमरा की लंबाई चौड़ाई दिया है, ऊंचाई भी दिया है, और कमरे में रखे जाने वाले अधिकतम लंबाई, एकदम देखिए सेम सवाल है, केवल आपका डाटा का जो है अंतर इधर उधर है, बाकी लैंग्वेज आप पूरा मिला सकते हैं। इधर भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, और कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई निकालना है, और इसी में देखिए रखे जा सकने वाले खंभे की अधिकतम लंबाई निकालना है। सेम टू सेम है, इसमें बस आपको केवल घनाभ निकाल देना है, आपको घनाभ का जो विकर्ण होता है वो निकालना है। तो को यहाँ जब निकालिएगा विकर्ण घनाभ का तो होता है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, और यहाँ पे ऐसे निकालिएगा तो इस हिसाब से जब इसको निकालिएगा आपका ये वाला, तो रूट अंडर ऐसे ही आपको लंबाई का स्क्वायर यानी 64, फिर आपको 6 का स्क्वायर 36, और फिर आपका इसमें 10 का स्क्वायर 100, यानी जब इसको काउंट कीजिएगा तो रूट अंडर 200, यानी आपको यही जो आ जाएगा 10√2 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर इसमें ऑप्शन नंबर सी। देख सकते हैं आपको पूरा हूबहू आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिल गया है। तो जो भी आप प्रीवियस ईयर अगर बनाए होंगे तो आप ये बना लिए होंगे, जैसे आप हम दिखा दिए उदाहरण। अब देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है
33 नंबर की सुब्रमण्यम और नायडू ने राहत कोष में कुछ पैसे दान किए। नायडू के द्वारा दी गई राशि जो है सुब्रमण्यम से दी गई राशि से 125 रुपया ज़्यादा है। यदि उनके द्वारा दान की गई कुल राशि 975 है तो सुब्रमण्यम द्वारा दान की गई राशि आपको बताना था। तो ये सिंपल था। इसमें क्या करना था कि 2 व्यक्ति है और आपको एक आदमी जो है 125 रुपया ज़्यादा दिया गया है, तो 975 रुपये में एक आदमी 125 रुपये ज़्यादा दिया है, तो सबसे पहले इसको 125 जो है आप इसमें से घटा लीजिए। जैसे 5 का 5 जीरो, 7 में से 2 गया 5 और 9 में से गया 8, यानी आपको 125 रुपये घटा दीजिएगा। तो ये जो बचा है राशि, ये दोनों बराबर भागों में आपको दोनों व्यक्ति दिया गया है, तो 2 से इसमें भागा दीजिएगा, तो 2 चौको 8, 2 दूना 4 और 2 पचे 10, यानी एक व्यक्ति जो है 425 रुपये दिया है और एक व्यक्ति जो है आपको 425 प्लस 125 यही दिया गया है। तो यही आपका पूछा है कि सुब्रमण्यम द्वारा, तो 425 राशि, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और ये आपका आसान रहता है, तो आपको ऐसे ही बना लेते हैं, इसका एग्जाम्पल देखने की जरूरत नहीं था, ये तो आसान था, आपको ऐसे ही बना लेते। अब देखिए आपका 38 नंबर जो क्वेश्चन है, ये दिया गया था निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सही है उसको चुनना था। तो यहाँ पे देखिए आपको सबका डाटा एक ही दिया है, यानी 17/18 इसी में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी ये 4 डाटा है, आपको तीनों ऑप्शन में है। तो आपको एक भी ऑप्शन का यहाँ पे क्या करना है, सबको भागा दे देकर आपको दशमलव के 1 अंक या 2 अंक तक आपको यहाँ पे निकाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सजा लेना है कि यहाँ कौन सा किससे बड़ा है किससे छोटा है। तो उस हिसाब से जब इसका आंसर निकालते तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही हो जाता। मान लीजिए पहला ही चेक करते तो आपको ऐसे भागा देकर निकाल सकते थे। और यहाँ पे देखिए उस हिसाब से आपको बीपीएससी 2019 में भी पूछ चुका हुआ ऐसा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यहाँ पे न्यूनतम है। तो वही बात हुआ, यहाँ पे सबका मान निकालिए और सबका घटा घटा कर देखिए, तो उस हिसाब से यहाँ पे दशमलव में निकाल कर सजाना पड़ता। तो बात लगभग थोड़ा मिलता यही हुआ। अगर आप ऐसे भी बनाते तो इसको भी आप बना लेते, या आपको ऐसे भी समय मिलता है एग्जाम में भागा देकर भी बनाइएगा तो भी आपको आसानी से ये बन जाता। अब देखिए यहाँ पे 43 नंबर यहाँ पे सवाल है कि इनमें से किसका जो है आपका इसका मान क्या होगा। तो ऐसा जो है आपके एग्जाम में बीपीएससी के द्वारा भी पूछा गया है। जैसे देखिए आपको ये देखिए टीचर वाला एग्जाम में ही 2023 में टीआरई 1 में पूछा गया था कि इसका ऐसे मान क्या है। तो इससे जो है आपको नंबर सिस्टम से सवाल रहता है, तो नंबर सिस्टम से आप जब सवाल बनाइएगा तो वैसा ऐसा आपको सवाल देखने को मिलेगा। तो उस हिसाब से इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, यानी आपको इसका 4 आंसर होगा, ये वाला आंसर इसका हो जाता। अब देखेंगे आगे हम लोग 49 नंबर देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 1/5 का पावर 3x है, तो इतना का है, तो जब इसका मान निकालना था। तो ऐसा ऐसा सवाल जो है आपको नंबर सिस्टम में ही देखना है। जैसे देखिए यहाँ पे ये भी दिया गया है x का मान निकालना है, तो ऐसा ऐसा आपको पुटिंग करके बनाना पड़ेगा। और जब बनाइएगा तो प्रीवियस ईयर में इसका हल भी दिया गया है, उसी हिसाब से आप बनाइएगा तो आपको आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको केवल बता रहा है कि हाँ क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, और आपको हम एक एक करके बना के बताएंगे तो ये वीडियो और बहुत लंबा हो जाएगा। आपको ये बता रहा है कि हाँ कहाँ से पढ़ना है और कैसे आपको बनाना है। जैसे देखिए अगला है कि दो संख्याओं का अनुपात 14:25 है, यदि उनके बीच का अंतर इतना है तो दोनों संख्याओं में छोटी संख्या कौन है। तो ये भी आपका इजी था। यहाँ पे देखिए अंतर में संख्या दिया है और ये अनुपात दिया है, तो अनुपात में यहाँ पे 11 का अंतर है, 11 का मान 264 है। तो इसमें आपको 11 का मान इसमें 264 दिया है, तो आपको 1 का मान निकाल लीजिए। उसके बाद यहाँ पे बनाइएगा तो 336 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये भी आपका इजी था। और वैसा भी सवाल इसमें दिया जाता है, पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा पहले भी 2023 में। देखिए 9th-10th में ही पूछा गया था टीआरई में ही, कि अनुपात यहाँ पे दिया गया है, धन का वितरण करना है और किस व्यक्ति को ज़्यादा या अधिक मिलता है तो उसमें हिस्सा निकालना था। तो यहाँ पे उस हिसाब से भी दिया गया है। तो बस आपका प्रीवियस ईयर जो भी पूछा है उसी के अनुसार आपको बनाना है। तो वैसे भी आप आसानी से बना सकते हैं। बाकी जो टॉपिक बीपीएससी हमेशा पूछ रहा है उस हिसाब से देखा जाए तो अन्य आपका कहीं भी किसी भी बुक से प्रैक्टिस करते रहिए उस टॉपिक को। मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन नहीं मिल रहा, आपके बुक भी नहीं है, तो उस टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करके कोई प्रैक्टिस सेट या क्वेश्चन सेट लगा लीजिए, 15-20 क्वेश्चन लगा लीजिए उसी टॉपिक से, तो आपका वो चीज़ क्लियर हो जाएगा। जैसे देख लीजिए 56 नंबर था कि 1 का पावर 4 प्लस y का पावर 4 17 दिया हुआ है और x प्लस y 1 दिया है, तो x का मान निकालना था। तो उस प्रकार से देखिए यहाँ पे बीपीएससी प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि इसका और इसका दिया है तो n का मान निकालिए। तो ऐसे ऐसे आपका बनाना है और आपको बता चुके हैं कि हाँ कैसे कैसे आता है बुक में, कहाँ से बनाना है ये भी आपको हम बता दिए हैं। देखिए 57 नंबर है कि आपका ये एसआई से क्वेश्चन पूछा था साधारण ब्याज से कि कितने वर्षों में 7500 रुपया 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 गुना हो जाएगा। तो साधारण ब्याज वाला भी आपको क्वेश्चन बुक में दिया गया है, उससे ही बना सकते हैं। बाकी इसमें ये तो ईजी है, ऐसे ही बना सकते हैं कि आपको कितने वर्षों में 7500 रुपया, इसका तो कोई मतलब लेना देना है नहीं। 8% साधारण ब्याज पर 2 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका टाइम निकालना है। तो
आपको देखिए 2 गुना हो जाएगा। तो जितना गुना पूछे उसमें से 1 हटा दीजिए, तो 2 गुना पूछ रहा है तो 1 हटाइएगा तो 1 गुना हो जाएगा। बाकी इसमें 100 से गुना कीजिएगा तो 100 हो जाएगा। बाकी इसमें रेट से भागा दीजिए 8 से, तो आपका ये 12.5 आ जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसा ऐसा सवाल आपको एग्जाम में पूछता है। 57 का भी ऐसे हो जाता। अब देखिए आगे, देखिए मैथ का भी हम देख लिए। अब यहाँ पे इतना क्वेश्चन हम देखे हैं, अब आपको भी थोड़ा अंदाजा हो गया होगा कि हाँ क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है। अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे तो विश्वास भी होगा, क्योंकि आप प्रूफ देख चुके हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए इसको देखते हैं कि कहाँ कहाँ से आपको ये बनाना है। सबसे पहले हम बात करते हैं 8 नंबर के लिए मैथ कहाँ से पढ़ना है। तो यही आपका हम बुक बता रहे थे कि बीपीएससी के द्वारा देखिए, क्योंकि अभी 69वीं तक ही नया बुक आया है, 17वीं का तो अभी नोटिफिकेशन आया है, फॉर्म भराएगा, एग्जाम होगा तो आगे काम आएगा। नवीनतम बुक यही आपका है। देख लीजिए कि ये जो है बीपीएससी पूर्वावलोकन, इसमें जो भी एग्जाम आपको बीपीएससी के द्वारा जो है, चाहे सीडीपीओ का हो, चाहे आपको बीपीएससी टीआरई का हो, चाहे आपको सिविल सेवा का हो, तो सभी का क्वेश्चन इसमें दिया गया है। और आपको इसके अलावा मैथ तो बनाना ही है, इसके अलावा इसमें आपका ज्योग्राफी भी है, और भारत का ज्योग्राफी भी है, और साथ में आपको बिहार का भी ज्योग्राफी है, तो दोनों बनाना है। जब हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास का 8 क्वेश्चन पूछता है, तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री का भी इसमें 8 नंबर दिया गया है, तो वो भी पढ़ेंगे। और भारतीय इतिहास दिया गया है तो वो भी इसमें हम पढ़ लेंगे। ये सब का प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है वो बीपीएससी आयोग के द्वारा ही पूछा गया, और यही आयोग हमारा एग्जाम ले रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको इसी के इर्द गिर्द जो है इसका रहता है आंसर। तो ये आपको करके ही जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है आपके बीपीएससी टीचर वाले एग्जाम के लिए। और ये जो बुक है आपको मान लीजिए कहीं भी है, भारत के किसी भी कोने में है, तो वहाँ पे ऑनलाइन मिल जाता है, ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए, ये मिल ही जाएगा। तो 8 मैथ के लिए आपको यही इसका जो है एक मैथ का अलग से सेक्शन इसमें दिया गया है, वो आपको बिना नजर से देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है सामान्य गणित और तार्किक परीक्षण, तो इसी में आपको 300-400 सवाल दिया गया है, और इसको यहाँ पे आपको बना लेना है। 8 साइंस की बात करें कि साइंस का क्वेश्चन कहाँ से पढ़ना है, तो देखिए साइंस के लिए एनसीईआरटी या एससीईआरटी दोनों में से एक ही पढ़िए, क्योंकि दोनों हूबहू एक ही है। तो 8, 9, 10 का आपको साइंस एकदम बिल्कुल मस्ट है, पढ़ना ही पड़ेगा। बाकी इसके अलावा मान लीजिए आपका 9, 10 या 11, 12 दे रहे हैं, तो वहाँ पे आपको 11th और 12th का भी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे मान लीजिए 8, 9, 10 में जो भी चैप्टर दिया गया है, जैसे देखिए 10th क्लास में विद्युत पढ़ना है और आपको 11th में ही पढ़ना है, तो दोनों को हम कॉमन करके पढ़ लेंगे। उसके बाद बायोलॉजी अगर मान लीजिए पढ़ना है, तो 12th का बायोलॉजी अच्छा है, क्वेश्चन भी आप देख चुके हैं। तो 9, 10 तो पढ़ना ही है, 8, 9, 10। उसके अलावा आपको 11, 12 का जो भी चैप्टर आपको इम्पोर्टेंट है उसमें से आपको पढ़ लेना है। ये आपको 8 साइंस के लिए काफ़ी है। इसके अलावा आपको एक लुसेंट का जो बुक आता है, उसको भी आपको, उसमें जो साइंस दिया गया है उसको भी पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है वो, उससे भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब हम बात करते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी मॉडर्न हिस्ट्री का जो 8 क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे देखिए 8 क्लास का एनसीईआरटी और ये आपका जो एससीईआरटी, दोनों का जो है आपको हिस्ट्री का बुक आपको पढ़ना है 8 क्लास का, क्योंकि 8 क्लास में जो है आपको मॉडर्न हिस्ट्री इतिहास पढ़ना है, और आपको एससीईआरटी में पढ़ना है। जब एनसीईआरटी पढ़िएगा तो आपको जो भारत का इतिहास है वो पढ़ने को मिलेगा, उसमें ज़्यादा पॉइंट रहेगा। जब एससीईआरटी पढ़िएगा तो वहाँ पे बिहार का भी कुछ पॉइंट मिलता है जो आपके इंपॉर्टेंट रहता है, तो ये दोनों तो पढ़ना ही है। इसके अलावा आपको 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 है भारत में राष्ट्रवाद, एक ही चैप्टर है, इसको भी पढ़ लेना है। उसके अलावा यहाँ पे 12th का एनसीईआरटी जो है इकाई 3, उसमें एक अलग बुक है, तो उसमें एक चैप्टर है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, तो यहाँ पे ये चीज़ पढ़ना है। ये आपको दोनों बुक, ये आपका 8वां क्लास का एनसीईआरटी एससीईआरटी, 10th क्लास का आपको एनसीईआरटी के भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर और महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन चैप्टर, यहाँ पे पढ़ना है। और ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, 8वां क्लास का एनसीईआरटी और एससीईआरटी में एक अलग से चैप्टर है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ही आपको खास करके पढ़ना है। अब ये देख लिए, बाकी आपको जब हिस्ट्री का हम डिस्कशन ऊपर कराए हैं तो आप देख चुके हैं कि हिस्ट्री का 4 क्वेश्चन जो आपको लुसेंट से हूबहू आपको हम गना चुके हैं कि हाँ ये क्वेश्चन आया है। तो लुसेंट का जो मॉडर्न हिस्ट्री है, खास करके आपको 1857 से क्रांति से लेकर और पूरा लास्ट तक जो अंतिम तक दिया है, उसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत काम का वो आएगा। अब ये हिस्ट्री देख लिए। उसके अलावा आप इंडियन नेशनल मूवमेंट और बिहार से जो पॉइंट है आपका, हम वीडियो करा चुके हैं 7 घंटा कुछ मिनट का, यानी 7.5 घंटा के आसपास हुआ आपका वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप देख लीजिएगा। तो हम गारंटी देते हैं कि 5 से 6 क्वेश्चन आपको उसमें लड़ना ही है उसमें, क्योंकि भारत का और बिहार का दोनों आईएनएम आपको करा चुके हैं एक ही वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको सर्च करके वीडियो देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, उससे पक्का क्वेश्चन आपको लड़ना ही है। उसके बाद देखिए 8 नंबर का ज्योग्राफी की अगर हम बात करें, तो आपको ज्योग्राफी का है पूरा का पूरा हूबहू क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी से ही था, आपको 8 का 8 क्वेश्चन। तो 8 क्लास का, 9th क्लास का और 10th क्लास का
ये जो है आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है। वो भी खास करके 9th और 10th का जो है एनसीईआरटी तो बिल्कुल पढ़ना है। 8 क्लास का अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसका 8 क्लास का जो एससीईआरटी बुक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट दिया गया है। 8 क्लास का एनसीईआरटी में उतना पॉइंट नहीं है, लेकिन एससीईआरटी में जो है बहुत ही अच्छा पॉइंट है, उसको पढ़ लीजिएगा। इतना अगर कवर कर लेते हैं तो 8 नंबर के लिए ज्योग्राफी काफ़ी, और इससे बाहर आपका नहीं पूछेगा। और उसके अलावा आपको लगता है कि पूछेगा तो लुसेंट का इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लीजिएगा। हालांकि इसको नहीं पढ़िएगा फिर भी काम चल जाएगा, लेकिन 9th-10th का बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th-10th का एससीईआरटी एनसीईआरटी दोनों पढ़ना है, और 8 क्लास का एससीईआरटी जो सरकारी किताब है उसको पढ़ लीजिएगा। इतना पढ़ लीजिएगा, वो गारंटी देते हैं कि 8 नंबर का ज्योग्राफी इसी के अंदर से पूछेगा। अब देखिए आगे है 8 करंट के लिए। देखिए करंट के लिए एसपीडी का जो ईयरली बुक आता है वो एग्जाम से पहले 1-2 महीना पहले जो आएगा उसको ले लीजिएगा। अभी भी लेकर आराम से पढ़ते रहिए। बाकी जैसे जैसे नया महीना में एक एक करके आएगा 2 तारीख को, यानी आपको हर 2 तारीख को जो है नया आ जाता है, तो इसको ले लेकर आराम से पढ़ते रहिए। और ये काफ़ी है। जैसे 9th-10th का आप अगर हम बात करें करंट का, तो उसका जो 8 करंट पूछा है, आठों का आठों इसी एसपीडी करंट अफेयर से ही पूछा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर लगता है कि हाँ ये नहीं मिलेगा, चाहे आपके पास दूसरा बुक है, तो आप कोई भी एक ईयरली बुक करंट अफेयर्स का लेकर, जैसे एडिटोरिया हो गया या अन्य कोई भी बुक है वार्षिकांक है, तो उसको लेकर पढ़ लीजिएगा। आपका काम हो जाएगा 40 नंबर के लिए। तो 40 नंबर का आप डिस्कशन देख लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और यहाँ पे जो भी बताए हैं आपको हम पहले प्रूफ दिखाए हैं कि हाँ कहाँ से पूछा है, तब बताए हैं, तो खुद आपको लग गया होगा कि हाँ ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है। बाकी आप बताए हैं, इतना काम कीजिए। आपको हम गारंटी देते हैं कि इतना जब काम कर लेते हैं तो 40 में से जो है, अगर आप एवरेज नंबर भी लाते हैं तो आपको 30 प्लस आएगा, और थोड़ा सा मेहनत कर देते हैं तो 35 प्लस आएगा, और बाकी थोड़ा भी मेहनत कर देते हैं तो 30 तो आना ही है। तो ये चीज़ कर लीजिए। बाकी आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।